ब्लॉक प्रमुख बनने की ख्वाहिश ले डूबी। वो दौर जब नोएडा में भाटी गैंगस्टर्स की तूती बोलती थी। 90 का दशक और मौत का खूनी खेल सरेआम खेला गया। नाम सुंदर भाटी, जो जुर्म की दुनिया में कितना मशहूर था उसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि इसके नाम 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। 2 दर्जन से ज्यादा मामले तो अकेले नोएडा में लिखवा चुका था। कहानी सुंदर भाटी की, जिसकी तूती खौफ की दुनिया से सियासी गलियारों तक बोलती थी, जो गाजियाबाद फरीदाबाद में खौफ का दूसरा नाम बन गया था। बताया जाता है कि वेस्टर्न यूपी के क्षेत्र में सुंदर भाटी के गैंग को D11 के नाम से जाना जाता है। कहने को तो वो अभी जेल में बंद है, लेकिन आज भी ये सच्चाई है कि सुंदर भाटी से खतरनाक ना तो कोई गैंगस्टर है, ना ही D11 से कुख्यात कोई गैंग। इस जुर्म की दास्तां की शुरुआत तब हुई जब नोएडा नहीं था, ग्रेटर नोएडा भी नक्शे में नहीं था तो सिर्फ गाजियाबाद और बुलंदशहर। साल 1997 जब नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर बसा, धीरे धीरे उद्योग धंधे आना शुरू हुए, ग्रेटर नोएडा का अस्तित्व भी आया और दौर आया रंगदारी और कब्जे की ओर। इसी बीच एक नाम तेजी से उभरा। वो कोई और नहीं, ग्रेटर नोएडा के गांव खंगोला का रहने वाला सुंदर भाटी था। आज सुंदर भाटी हरियाणा, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गैंगस्टरों में शुमार जरूर है, लेकिन 1980 तक ऐसा नहीं था। इसका दौर शुरू हुआ साल 1990 के वक्त से, जब सुंदर भाटी ने सतवीर गुर्जर का गैंग ज्वाइन कर लिया था, जहां उसे साथ मिला था नरेश भाटी का। दोनों की जोड़ी बहुत मजबूत हो गई थी। इसका एक कारण भाटी कनेक्शन भी था। धीरे धीरे गुर्जर गैंग में बंदूकों और दोनों भाटी की टोली की चर्चा गैंग से बाहर भी होने लगी थी। नरेश भाटी काफी पढ़े लिखे परिवार से, जिसमें कि उसके चाचा SDM और ताऊ विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर थे। साथ ही नरेश भाटी भी कुछ वक्त पहले तक एक सुलझा हुआ शख्स बताया जाता था, लेकिन एक प्रॉपर्टी के विवाद में नरेश भाटी के चाचा की हत्या हो गई, जिसके बाद नरेश भाटी ने हथियार उठा लिया था। कहा तो ये भी जाता है कि नरेश भाटी का बदला पूरे करने में सुंदर भाटी ने बहुत मदद की और यहाँ से इनकी दोस्ती की मिसाल और ज्यादा मजबूत हो गई। धीरे धीरे भाटी दोस्तों की दहशत से हरियाणा, यूपी और दिल्ली में दहशत मंडराने लगी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत के सभी राज्यों की पुलिस की नींद हराम हो गई थी। सुंदर भाटी के नाम पर लूट, फिरौती और रंगदारी मारपीट के कई मुकदमे दर्ज हो गए। हुआ यूं कि बहुत कम वक्त में दोनों के ऊपर लाखों का इनाम तय हो गया था। जहां एक और अब तक दोनों की दोस्ती उफान पर थी, वहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा और नाम की दबदबे की होड़ के कारण ये दोस्ती ज्यादा नहीं चल सकी। दोनों अपने नाम के प्रभुत्व की लड़ाई लड़ने लगे और एक दूसरे के सामने गोलियां लेकर खड़े हो गए। उस वक्त नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्टील का व्यापार ऊंचाइयों पर बढ़ चढ़कर फैल रहा था और दोनों उसमें पकड़ बनाना चाहते थे। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति भी हासिल करना चाहते थे, जिसमें कि दोनों जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे। यही प्रमुख कारण था कि इनकी दुश्मनी इतनी आगे बढ़ गई, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के पास पैसा भी था और बाहुबल भी था, और इसका हश्र ये हुआ कि भाटी वर्सेस भाटी में गैंग वॉर शुरू हो गया। इसी बीच यूनियन के 2 अध्यक्षों की भी निर्मम हत्या हो गई। इसके बाद नरेश भाटी ने जिला पंचायत का चुनाव लड़कर एक जोखिम खेला, जिसमें पैसा और पावर को पूरी तरह झोंक दिया गया और इसमें नरेश भाटी जीत भी गया। इसके बाद नरेश भाटी का रसूख रातों रात बढ़ता चला गया और लाल बत्ती और गनर के साथ घूमने लगा। सियासी गलियारों में उसका उठना बैठना बढ़ गया और बाहुबल और सत्ता बल के नशे में चूर हो गया। यही बात सुंदर भाटी को खटक गई। कहा जाता है कि साल 2003 में
सुंदर भाटी के आदमियों ने नरेश भाटी पर हमला करवा दिया। इसी गोलीबारी में बताया जाता है कि नरेश भाटी तो बच गया, लेकिन उसका गनर और ड्राइवर ऑन द स्पॉट वहीं ढेर हो गया। जो पुलिस कुछ दिनों पहले उनकी दोस्ती से परेशान थी, अब वो उनके बीच की इस रंजिश से परेशान हो गई। हमले के बाद भी सुंदर भाटी चैन से नहीं बैठा और कुछ ही महीनों बाद एक और हमले की पटकथा लिख डाली। कहा जाता है कि सुंदर भाटी को खबर मिली कि नरेश भाटी उसके ही गांव के पास की पुलिया से होकर गुजरने वाला है। इस बार सुंदर के आदमियों ने अपने इलाके में आने वाले शिकार को वापस ना जाना देने की कसम खा रखी थी और इस बार ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार से उसने नरेश भाटी की हत्या कर दी और उसके 2 साथियों की भी हत्या कर दी गई। हालांकि ये साबित नहीं हो सका कि हत्या के पीछे सुंदर भाटी का हाथ है या नहीं। इस गैंग वॉर ने अब खूनी खेल शुरू कर दिया था। नरेश भाटी की हत्या के बाद उसकी गैंग की कमान उसके भाई रणपाल ने संभाली और सुरेंद्र भाटी के एक भाई समेत 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। अपने कारनामों से जल्दी ही रणपाल कुख्यात और नामी हो गया। अगले ही साल पुलिस ने रणपाल का एनकाउंटर कर दिया। नरेश भाटी का परिवार पुलिस पर यह आरोप लगाता है कि ये एनकाउंटर सुंदर भाटी के कहने पर 1 करोड़ रुपए लेकर किया गया है। इसके बाद नरेश और रणपाल के भाई रणदीप ने सुंदर के खात्मे की सौगंध खाई और उसके खात्मे की साजिश शुरू हो गई। उसके इसी पूरे प्लान में उसका साथ देने के लिए इकट्ठा हुआ उसका भांजा अमित कसाना और उसका दोस्त अनिल दुजाना। रणदीप भाटी गैंग को सुंदर भाटी को निपटाने का सबसे बड़ा मौका मिला नवंबर 2011 में, जब रणदीप भाटी को खबर मिली कि सुंदर भाटी गाजियाबाद के एक बैंकेट हॉल में पहुंचने वाला था। फिर क्या था, रणदीप भाटी के आदमी पहले से ही बैंकेट हॉल में असले के साथ तैनात हो गए। सुंदर भाटी के पहुंचते ही वहां गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। बताया जाता है कि AK-47 से भी इस हमले में गोलियां चलाई गईं, लेकिन सुंदर भाटी की किस्मत का धनी निकला और अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन इस हमले में सुंदर भाटी के 3 आदमियों की मौत हो गई। सुंदर भाटी की तो राजनीति में जमने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन वो अपनी पत्नी को दनकोर से 2 बार ब्लॉक प्रमुख बनाने में कामयाब जरूर हुआ। साल 2014 में सुंदर भाटी अपने परिवार से मिलने गांव पहुंचा था और तभी पुलिस ने उसे जाल बिछाकर पकड़ लिया। बताया ये भी जाता है कि सुंदर भाटी की D11 गैंग ने जिसकी भी सुपारी ली वो कभी बच नहीं पाया। माना जाता है कि सुंदर भाटी अपने गैंग को जेल से ही ऑपरेट करता है और आज भी नोएडा समेत पूरे NCR में सुंदर भाटी के नाम का खौफ फैला हुआ है।